गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो वो पैराजम्बल या रीअरेंजमेंट से रिलेटेड है। और पैराजम्बल और रीअरेंजमेंट हम लोग जानते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जाएं तो ये पोर्शन ऐसा है जो 100% आपको देगा ही देगा। और ये 5 to 6 डिफरेंट स्टेटमेंट्स होते हैं और इन स्टेटमेंट को आपको प्रॉपरली अरेंज करना पड़ता है सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट। कितने सीक्वेंस में हम इसको वर्कआउट करते हैं। ये जो क्वेश्चंस यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन आपको 2018 बेस पे है। एसबीआई पीओ में ये क्वेश्चन पूछा गया है और इस लास्ट ईयर एसबीआई पीओ में 2018 में 5 डिफरेंट पैराजम्बल्स दिए गए हैं और उसी को हम लोग यहाँ पे एक एक करके सॉल्व करेंगे। ये पैराजम्बल जो है ये इसको आप स्टेटमेंट बेस्ड बोल सकते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड पैराजम्बल बोल सकते हैं या फिर स्टोरी बेस्ड पैराजम्बल बोल सकते हैं। क्योंकि जब आप इसको बारीकी से देखेंगे, ठीक है, क्योंकि पैराजम्बल के अलग अलग पार्ट होते हैं, ये हम सेक्शन सेपरेटली जब पैराजम्बल का पूरा रूल्स बताएंगे और उसको कैसे कवर करते हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन से रिलेटेड इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये स्टोरी बेस्ड या फिर स्टेटमेंट बेस्ड है क्योंकि हर एक स्टेटमेंट यहाँ पे एक दूसरे से प्रॉपरली लिंक्ड है लाइक ए स्टोरी, और उसको आइडेंटिफाई करना है हमको स्टेप वाइज कि इसका सेक्शन जो यहाँ पे है सेक्शन किस तरह से स्टेप वाइज हम लोग इस पे वर्क कर पाएंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया है। घुमाने का मतलब ये है, आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो फर्स्ट लाइन जो है इट इज रिटन एज, यहाँ पे 1 करके दिया गया, द एपेक्स कोर्ट हैड ऑर्डर्ड दैट द, ये जो है ये पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये एक्चुअली आपका हाईलाइटिंग पार्ट है। इसको समझिएगा, ये आपका डायरेक्शन में दिया रहेगा कि ये आपका हाईलाइटिंग पार्ट है। हाईलाइटिंग पार्ट इन द सेंस कि ये जो नंबर 1 है ये स्टेटमेंट आपका दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, तो आपको इससे रिलेट करके बाकी को अरेंज करना है। ठीक है, तो आप उसको आइडेंटिफाई ऑप्शन से भी कर सकते हैं क्योंकि देखिए आपका 1 नंबर सेपरेटली दिया है, बाकी जो आपके ऑप्शंस दिए हैं ये ऑप्शंस ए सी डी बी बी सी, यानी ये जो मिडिल पोर्शन है और लास्ट पोर्शन है उसको कवर करके ऑप्शन दिए गए हैं। तो हम लोग क्वेश्चन को एक एक करके देखते हैं। अब फिर से समझिए, पैटर्न स्टेटमेंट बेस्ड या स्टोरी बेस्ड इस पैटर्न को बोला जाता है। इस पैटर्न को आइडेंटिफाई आपको इस तरह करना है कि इस पैटर्न में जो लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं एसबीआई पीओ में 2018 में, तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये आपका फर्स्ट लाइन है, यानी इसके बाद से कंटिन्यू आपको वर्क करना है, सीक्वेंस बनाना है। आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑप्शन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे ए सी डी बी बी सी ए डी, तो इससे आइडेंटिफाई हो रहा है जो ए बी सी डी लिखा है इसी सीक्वेंस को हमको अरेंज करना है। तो इसको अरेंज करने के लिए फर्स्ट थिंग, क्योंकि दिमाग में हर समय रखिए कि क्योंकि ये टाइम बेस्ड है, टाइम टेकिंग चीज है, और आपको अगर ध्यान हो तो फर्स्ट जो हम बताए थे पूरा कंसेप्ट कि पैटर्न एग्जाम का क्या है, उसमें पैराजम्बल को हम रीडिंग कंसेप्ट में रखे थे क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस रहता है। नाउ ये क्या है, स्टोरी बेस्ड है, ये स्टेटमेंट बेस्ड है। स्टेटमेंट बेस्ड को कोई भी जब आप पैराजम्बल को सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट स्टेप हर समय कभी भी ये भूलिएगा नहीं, जो फर्स्ट स्टेप है उसको प्रॉपरली रीड कीजिए, उसको पढ़िए एंड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, एंड अंडरस्टैंड, रीड एंड अंडरस्टैंड। नो दूसरा चीज, जब भी हमको स्टोरी बेस्ड कोई पैराजम्बल मिलता है या रीअरेंजमेंट मिलता है उसको क्लियरली समझिए। स्टोरी बेस्ड के टाइम पे आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें ग्रामर का यूज होता है। ग्रामर का यूज होता है मतलब ग्रामर का कंसेप्ट हमको बहुत अच्छा से इसमें समझ में आना चाहिए, तभी इसका हम रीअरेंजमेंट अच्छा से कर पाएंगे। थर्ड, जब भी स्टोरी बेस्ड आपको पैराजम्बल मिले तो टाइम को सेव करने के लिए आप प्लीज ऑप्शन से इसको सॉल्व करें। ठीक है, कभी भी इसको सॉल्व करना हो तो इसको सॉल्व करें ऑप्शन के थ्रू। ठीक है, क्योंकि और भी हम लोग पैराजम्बल देखे हैं जिसमें कि आप देखे होंगे क्वेश्चन आता है विच इज द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द पैराग्राफ, तो ये समझिए कि इसमें वो ऑप्शन नहीं है। तो इसमें क्या है, ऑप्शन बेस्ड है, आपको सीक्वेंस दिया हुआ है, यहाँ पे आपको जस्ट 1-2 सीक्वेंस आइडेंटिफाई कर लेना है। ठीक है, आइडेंटिफाई करने के बाद चेक कर लेना है कि अगर 1-2 स्टेटमेंट आपको सही मिल रहा है तो दैट इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर कोई स्टेटमेंट नहीं मिल रहा है तो फिफ्थ ऑप्शन, दैट इज नन ऑफ दीज। तो इसको समझिए कि ये ऑप्शन जो है, ऑप्शन से हमको इसको सॉल्व करना है। अगर हम ऑप्शन से इसको सॉल्व करने की बात करें तो अब हम एक बार स्टेटमेंट को पूरा थॉरोली पढ़ लेते हैं। द अपेक्स कोर्ट हैड ऑर्डर्ड दैट द ऑफ द बायोमेट्रिक स्कीम एंड द एनेबलिंग लॉ, सेकेंड लाइन, डेडलाइन बीइंग एक्सटेंडेड till the 5 judge constitution
on petition challenging the validity, bench deliver its judgment. Now coming to the first option A, C, D, B. The apex court had ordered the, अब द के बाद आप समझिए, द के बाद हम लोग ऑफ का इस्तेमाल नहीं करते हैं, द के बाद हम लोग ऑफ का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आपका ऑप्शन जो ए है वो ऑप्शन रॉन्ग है। द अपेक्स कोर्ट हैड ऑर्डर दैट द ऑफ द बायोमेट्रिक, तो ये ऑप्शन आपका ऐसे ही चला गया, ये ऑप्शन आपका गॉन, फर्स्ट में ही फाइंड आउट हो गया। कमिंग टू ऑप्शन टू, ऑप्शन टू में क्या है, द अपेक्स कोर्ट हैज ऑर्डर्ड दैट द, ऑप्शन टू की जब हम बात कर रहे हैं, द अपेक्स कोर्ट हैज ऑर्डर्ड दैट द, बी ऑप्शन, डेडलाइन बी एक्सटेंडेड टिल द 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन। यस, इसको हम लोग पकड़ सकते हैं। द अपेक्स कोर्ट ये ऑर्डर दिया है, डेडलाइन मतलब उसका अंत तक, डेडलाइन मतलब कोई भी टारगेट जो आपको एंड टारगेट दिया जाता है, डेडलाइन भी एक्सटेंडेड, उसको बढ़ाया जाए, टिल द 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन, जो 5 जज है उसको कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। उसके बाद ए ऑप्शन, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बायोमेट्रिक स्कीम एंड द एंडिंग लॉ। अब इसको जब आप पढ़ेंगे, सी जब आप इसमें पहले आप क्या किए, बी, बी के बाद आप क्या किए, सी, दैट द जज कॉन्स्टिट्यूशन ऑन पिटिशन चैलेंजिंग द वैलिडिटी, पिटिशन चैलेंजिंग द वैलिडिटी। अब जब आप यहाँ 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बोले हैं, तो 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग बेंच के यूज में की तरह यूज करते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। जब भी इसको रिलेट करना है, 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन यूज किए, तो यहाँ पे बेंच आपका डी ऑप्शन में दिया है, 5th में, यानी ये स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग है। आप इसको रिलेट कीजिए फिर से, डेडलाइन बी एक्सटेंडेड टिल द 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन ऑन पिटिशन चैलेंजिंग द वैलिडिटी, रॉन्ग, 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन के बाद ये पार्ट होना चाहिए। तो हम लोग एक चीज और इस पे वर्क करते हैं पैराजम्बल में, दैट इज नोन एज टू प्रिपेयर पेयर। पेयर का कंसेप्ट मतलब एक के बाद दूसरा कौन सा आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसपे हमको वर्क करना है, ठीक है। एक के बाद दूसरा कौन सा आना चाहिए, ये पेयर बनाने हमें आना चाहिए। तो इस सीक्वेंस को जब आप आइडेंटिफाई करेंगे तो आप देखेंगे बी के बाद डी सबसे सुटेबल पेयर है, क्योंकि जब आप 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं तो उसको बेंच बोला जाता है, डिलीवर इट्स जजमेंट, अपना जजमेंट डिलीवर करेंगे। तो हम ऑप्शन इसको हटाएं, हम ऑप्शन 3 में गए। ऑप्शन 3 क्या है, बी, द अपेक्स कोर्ट हैड ऑर्डर्ड दैट द डेडलाइन बी एक्सटेंडेड टिल द 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच डिलीवर इट्स जजमेंट, अपना जजमेंट डिलीवर कर रहा है, ठीक है। क्या किए, बी डी, इट्स जजमेंट। देन ऑन पिटिशन, किसके ऊपर, ऑन पिटिशन चैलेंजिंग द वैलिडिटी ऑफ द बायोमेट्रिक स्कीम एंड द इनेबलिंग लॉ। ये जब हम सीक्वेंस पढ़ते हैं तो हमको ये सीक्वेंस करेक्ट दिख रहा है, क्योंकि पेयर आप फिर से समझिए कुछ चीजें। पहला तो सी, और आप यहां पे देखेंगे बी और डी का पेयर बन रहा है, ठीक है। जब हम बी और डी का पेयर बनाए, बेंच डिलीवर इट्स जजमेंट, ये ऑप्शन सी, और किसके ऊपर, ऑफ द बायोमेट्रिक नहीं, ऑन पिटिशन चैलेंजिंग, किसके ऊपर बना रहे हैं, ऑन पिटिशन, इसीलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। चैलेंजिंग द वैलिडिटी किसका, ऑफ द बायोमेट्रिक स्कीम, तो इसीलिए जो थर्ड ऑप्शन है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन भी हम लोग चेक कर लें। फोर्थ ऑप्शन क्या है, द अपेक्स कोर्ट हैज ऑर्डर्ड दैट द, फिर द के साथ हम लोग ऑन प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, द के साथ फिर प्लस ऑन प्रीपोजिशन जो है ये नहीं होता है, जस्ट लाइक द के साथ हम लोग ऑफ प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। तो आपका करेक्ट कंसेप्ट क्या है, दैट इज दिस वन। उसके बाद हम लोग किस पे आए, बी में, देन डी, देन सी एंड ए, दैट मीन्स बी डी सी ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। ये थर्ड पार्ट जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम देखेंगे, ये भी क्वेश्चन जो है ये स्टोरी बेस्ड है, ठीक है। इसी तरह से 5 डिफरेंट पैराजम्बल्स दिया हुआ है। इसमें भी फर्स्ट ऑप्शन जो है ये आपका फर्स्ट लाइन है, ये ऑलरेडी हाईलाइटेड है। इसी के सीक्वेंस में आपको बाकी सबको प्रिपेयर करना है, क्लियर। नाउ सेकंड क्वेश्चन, माय थॉट्स आर विद द फैमिलीज, मेरा थॉट्स फैमिली के साथ है। इन दिस अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट, रिकवरी ऑफ द इंज्योर्ड, ऑफ दोज हु हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस
आई प्रे फॉर द स्पीडी। अब यहाँ पे फिर हम लोग ऑप्शन बेस्ड सॉल्व करेंगे। अगर हम इसको ले फर्स्ट ऑप्शन को, तो फर्स्ट ऑप्शन में है माई थॉट्स आर विद द फैमिलीज, बी रिकवरी ऑफ द इंज्योर्ड। लेकिन ये इंज्योर्ड किस तरह से आइडेंटिफाइड नहीं है। माई थॉट्स आर विद द फैमिलीज, रिकवरी ऑफ द इंज्योर्ड, डायरेक्ट रिकवरी पे। ये आप जब स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो ये स्टेटमेंट पढ़ के हमको लग रहा है, आप जब फर्स्ट स्टेटमेंट को बी के साथ में, जो स्टेटमेंट 2 है इसके बी के साथ में जब आप ऐड करेंगे आपको लगेगा ये कंक्लूजन के तौर पे है, इसीलिए ये स्टेटमेंट नहीं हो सकता। रिकवरी ऑफ द इंज्योर्ड, तो इसका स्टेटमेंट क्लियर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इस पे आते हैं सेकंड ऑप्शन में, यानी ये नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन क्या है, माई थॉट्स आर विद द फैमिलीज इन दिस अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट ऑफ दोज हु हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस, सी लॉस्ट देयर लव्ड वंस, एंड बी रिकवरी ऑफ द इंज्योर्ड। फिर से समझिए, माई थॉट्स आर विद द फैमिलीज, ऑप्शन डी आई प्रे फॉर द, किसके लिए, माई थॉट्स आर विद द फैमिलीज, मेरा थॉट्स फैमिली के साथ है, आई प्रे नहीं। अगर इसको जोड़ना होता तो डी ऑप्शन को याद रखिए। अगर हम सेकंड ऑप्शन पे यहां वर्क कर रहे हैं तो डी जो ऑप्शन है वो 2 के बाद अगर हम करेंगे तो इन दोनों के बीच में एंड आना चाहिए, तब ये सेंटेंस कहीं ना कहीं मायने रखेगा, यानी कंजंक्शन श्योर होना चाहिए। जैसे माई थॉट्स आर विद द फैमिली एंड आई प्रे फॉर द, तब भी चलेगा। लेकिन यहां पे अगर एंड नहीं है तो दिस स्टेटमेंट इज अगेन रॉन्ग, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, कमिंग टू द थर्ड ऑप्शन पे अगर हम वर्क करें तो यहाँ पे माई थॉट्स आर विद द फैमिलीज, उसको अगर हम मैच करेंगे ये ऑप्शन, माई थॉट्स आर विद द फैमिलीज इन दिस अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट, इन दिस अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट, देन ऑप्शन सी ऑफ दोज हु हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस। ठीक है, माई थॉट्स आर विद द फैमिलीज इन दिस अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट, इस अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट के उन लोगों के हु हैव लॉस्ट देयर। जब हम लोग एक्सीडेंट का डिस्कस कर ही चुके हैं पहले, तो यहाँ पे फिर ऑप्शन आ रहा है ऑफ दोज हु हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस, देन ऑप्शन बी पे जाते हैं, लव्ड वन रिकवरी ऑफ द इंज्योर्ड। तो ऑप्शन बी में जो है यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो हम यहाँ पे लॉस्ट देयर लव्ड वंस के बाद रिकवरी पे नहीं आ सकते हैं। ये ऑप्शन स्टेटमेंट आपका जो पेयर है सी और बी का, ये नहीं बन रहा है प्रॉपर, क्योंकि हम लोग पेयर की बात किए थे कि पेयर हमारा प्रॉपर बनना चाहिए। ठीक है, माई थॉट्स आर विद द फैमिलीज इन दिस अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट चलेगा, करेक्ट। ठीक है, ऑफ दोज हु हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस, ये भी चलेगा ऑप्शन, अगर आप जोड़ना चाहेंगे तो ये भी ऑप्शन सही दिख रहा है। लेकिन इसके बाद जैसे आप रिकवरी ऑफ द इंज्योर्ड आते हैं, स्टेटमेंट आपका गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस रिकवरी कैसे होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट को जब आप समझेंगे, वो लोग लॉस कर दिए फिर अचानक रिकवरी की बात करिए, तो ये स्टेटमेंट जो ऑप्शन बी है यहाँ पे मैच नहीं हो रहा, तो ये भी आपका ऑप्शन रहेगा। नाउ कमिंग टू द फोर्थ ऑप्शन पे जब आप जाएंगे CADB, नाउ माई थॉट्स आर विद द फैमिलीज, मेरा थॉट्स में फैमिली के साथ में है। ऑप्शन सी ऑफ दोज हु हैव लॉस्ट, किसके साथ, माई थॉट्स आर विद द फैमिलीज ऑफ दोज हु हैव लॉस्ट देयर लव्ड वन। यस, यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 और C का पेयर बन रहा है। ठीक है, ऑफ दोज हु हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस, देन ऑप्शन ए इन दिस अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट। फिर से देखिए, ऑफ दोज हु हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस इन दिस अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट। ठीक है, ये भी पेयर आपका C और A का प्रॉपरली बन रहा है। नेक्स्ट कमिंग टू डी, आई प्रे, हम क्या करेंगे, आई प्रे फॉर द स्पीडी रिकवरी ऑफ द इंज्योर्ड, हम प्रे करेंगे स्पीडी रिकवरी ऑफ द इंज्योर्ड। तो आप देखिए ऑप्शन डी एंड ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, इस चारों का आपको करेक्ट सीक्वेंस बैठ रहा है। माई थॉट्स आर विद द फैमिलीज, देन ऑफ दोज, किसका, मेरा थॉट्स उन फैमिली के साथ है, ऑफ दोज हु हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस, जिन्होंने अपने लव्ड वंस को खोया है। ठीक है, इन दिस, इस तरह के अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट में आई प्रे फॉर द स्पीडी रिकवरी ऑफ द इंज्योर्ड, मैं प्रे करता हूं स्पीडी रिकवरी का, जितने भी इंज्योर्ड है उनके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 4 जो है करेक्ट ऑप्शन है। तो आप ऑप्शन से काइंडली इसको सॉल्व करें। स्टोरी बेस्ड जब भी करेंगे 2 चीज को ध्यान रखेंगे, एक पेयर आपका सब जगह काम आएगा, दूसरा उसका सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करें, 1 by 1 स्टेप क्या है। सबसे बेस्ट तरीका स्टोरी बेस्ड को सॉल्व करने का इज, आप जब भी इसको सॉल्व करें
तो प्लीज सॉल्व इट रिलेटेड विद द ऑप्शंस अवेलेबल, ऑप्शन के साथ में, अदरवाइज आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, उसी सीरीज का हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, पैराजंबल का। थर्ड क्वेश्चन को एक बार देखें क्या लिखा है। सेवरल पीपल बिकम लीडर्स। फिर ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, इस बार जो पिछले बार आया था क्वेश्चन उसमें दिया हुआ था फर्स्ट स्टेटमेंट, आपको ये चारों को अरेंज करना है। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ऑप्शन वाइज करते हुए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए बी सी डी, आप इसको रिलेट कीजिए। सेवरल पीपल बिकम लीडर्स, रिमेंड वेयर दे वेयर, ये स्टेटमेंट इसके साथ पेयर में नहीं बन रहा है। सेवरल पीपल बिकम लीडर्स, रिमेंड वेयर दे वेयर, और जहां थे वहीं है, रिमेंड वेयर दे वेयर, तो ये आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है एक्चुअल मीनिंग स्टेटमेंट का। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट ऑप्शन जो है ये कंसेप्चुअली रॉन्ग है। नाउ सेकंड ऑप्शन पे आते हैं। सेवरल पीपल बिकम लीडर, देन कम टू बी एंड मिनिस्टर्स आफ्टर दैट। बहुत सारे लोग, सेवरल पीपल बिकम लीडर एंड मिनिस्टर्स आफ्टर दैट, लीडर बने, एक साथ जोड़िए सेंटेंस को, एंड मिनिस्टर्स बने आफ्टर दैट। आफ्टर दैट क्या? ऑप्शन सी, आफ्टर दैट रैली, उस रैली के बाद। बट द पीपल, लेकिन जो लोग थे, बट द पीपल। ऑप्शन डी, बिलोंगिंग टू द कम्युनिटी, जो उस कम्युनिटी के थे, जो कम्युनिटी के थे, बिलोंगिंग टू द कम्युनिटी। ऑप्शन ए, रिमेंड वेयर दे वेयर। यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो मेरा पेयर जो है, ठीक है, सेकंड ऑप्शन का प्रॉपरली हम देखते हैं। फर्स्ट है सेवरल, क्या किए? टू, सेवरल पीपल बिकम लीडर्स, देन बी एंड मिनिस्टर्स, बहुत सारे लोग लीडर बने और मिनिस्टर बने। इसके साथ अगर आप पेयर देखें सी का, कब? आफ्टर दैट रैली, उस रैली के बाद, आफ्टर दैट रैली, उस रैली के बाद। बट द पीपल, लेकिन जो लोग थे, कहां पे? बिलोंगिंग टू द कम्युनिटी, उस कम्युनिटी के जो लोग थे, क्या हुआ उनका? रिमेंड वेयर दे वेयर, जहां थे वहीं पे है। यानी ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है। अब इसको पूरा सेंटेंस वाइज भी आप जब एक बार पढ़ेंगे तो प्रॉपरली समझिए। सेवरल पीपल बिकम लीडर्स एंड मिनिस्टर्स आफ्टर दैट रैली, बट द पीपल बिलोंगिंग टू द कम्युनिटी रिमेंड वेयर दे वेयर। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। इसको भी देखें, सी ए बी डी, ये करेक्ट हो गया, हमको पता है ये ऑप्शन हो गया, तो आपका आंसर सॉल्व हो गया। बट स्टिल हम लोग आइडेंटिफाई करके देखते हैं थर्ड में क्या है। सेवरल पीपल बिकम लीडर्स, देन सी रैली, लीडर्स रैली बट द पीपल। तो ये फिर देखिए आपका मीनिंग पेयर में नहीं बैठ रहा है। तो हम लोग बार बार यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको कभी भी पैराजंबल सॉल्व करना है स्टोरी बेस्ड में या नॉर्मल कोई भी पैराजंबल जिसमें 5-6 स्टेटमेंट है और आपसे पूछा जाता है विच इज द फर्स्ट, उसमें पेयर को सेटअप करना बहुत जरूरी है। किसके बाद कौन सा होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टोरी बेस्ड में थोड़ा आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है। ठीक है, तो पेयर पे हम लोग वर्क करेंगे। स्टोरी बेस्ड को प्लीज ऑप्शन से सॉल्व करें, अगेन आई एम रिपीटिंग, तो आपका टाइम बहुत कम लगेगा उसमें। नेक्स्ट, कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन अगर आप देखें, ही ऑल्सो डायरेक्टेड द डिपार्टमेंट, ही ऑल्सो, वो भी डायरेक्टेड द डिपार्टमेंट, ही ऑल्सो डायरेक्टेड द डिपार्टमेंट, कुछ डायरेक्शन दिया। ये अगेन आपका फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको इसमें से ऑप्शन में से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑप्शन फिर से हम लोग देखते हैं, ए डी सी बी। ही ऑल्सो डायरेक्टेड द डिपार्टमेंट टू डेवलप द न्यू स्कूल एज मॉडल, ही ऑल्सो डायरेक्टेड द डिपार्टमेंट टू डेवलप द न्यू स्कूल एज मॉडल, कुछ न्यू स्कूल को एज ए मॉडल बनाना है। यानी ये कहीं ना कहीं पेयर आपको ठीक दिख रहा है। ही ऑल्सो डायरेक्टेड द डिपार्टमेंट टू डेवलप द न्यू स्कूल्स एज मॉडल, पेयर के रूप में एज मॉडल। उसके बाद डी ऑप्शन, इंस्टीट्यूशंस एंड इंगेज देम, फिर से पढ़िए, टू डेवलप द न्यू स्कूल एज मॉडल इंस्टीट्यूशंस, मॉडल इंस्टीट्यूशन की तरह बनाना है। एंड इंगेज मॉडर्न, और इंगेज करना है मॉडर्न। यानी कि ए के बाद आपका ऑप्शन डी भी आपको कहीं ना कहीं रिलेटेड दिख रहा है। टू डेवलप द न्यू स्कूल एज मॉडर्न इंस्टीट्यूशन, आप मॉडर्न कंस्ट्रक्शन यूज नहीं कर सकते, मॉडर्न कंप्लीशन यूज नहीं कर सकते, दैट मीन्स ये एक्यूरेसी लेवल पे मॉडर्न इंस्टीट्यूशन ही है। एंड इंगेज, ठीक है, एंड इंगेज यानी भी ये भी आपको ठीक दिख रहा है।
एंड इंगेज मॉडर्न, उसके बाद क्या है सी ऑप्शन, मॉडर्न कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी फॉर अर्ली, मॉडर्न कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी फॉर अर्ली, एंड लास्ट ऑप्शन कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क। फिर से देखिए, इंस्टीट्यूशन एंड इंगेज मॉडर्न कंस्ट्रक्शन, आप मॉडर्न कंप्लीशन तो नहीं कर सकते, मॉडर्न कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी फॉर अर्ली, यानी डी के बाद आपका ऑप्शन सी जो है ये मोस्ट एक्यूरेट है पेयर वाइज, इंस्टीट्यूशन एंड इंगेज मॉडर्न कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी फॉर अर्ली, अर्ली क्या चीज के लिए, कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क, ठीक है, दैट मीन्स ऑप्शन जो है कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क बी, यानी पेयर वाइज ये आपका ऑप्शन मोस्ट एक्यूरेट है, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो हम देख रहे हैं, फिर से इसको रिवाइज कर ले, he also directed the department, ठीक है, he also directed the department to develop the new school as modern institutions and engage modern construction technology for early completion of the construction work, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सो स्टूडेंट्स, कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन जो पिछले साल पूछा गया था, हमारा 5 क्वेश्चंस, हम लोग 4 क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व किए हैं, ये 5th क्वेश्चन है जो SBI PO में लास्ट ईयर पूछा गया था। नाउ यहाँ भी हम देखेंगे तो ये जितना भी पैरा जंबल है आपको कंपैरेटिवली बहुत इजी लग रहा होगा, क्योंकि ये सारे पैरा जंबल स्टेटमेंट ये स्टोरी बेस्ड है और इनको सॉल्व करना थोड़ा सा इजी हो जाता है, और भी ज्यादा इजी हो जाएगा जब इसको ऑप्शन के तौर पे आप सॉल्व करेंगे। जैसे अभी हम लोग चारों क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अभी इस क्वेश्चन को भी अकॉर्डिंगली हम लोग 5th क्वेश्चन को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। 5th क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करें तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे हम लोग पेयर बनाने की काम करते हैं। पेयर का मतलब ये है, इसको क्लियरली समझ लीजिए, पेयर का मतलब ये है कि किसके बाद क्या सीक्वेंस आना चाहिए, ये पढ़ने से हमको एक अप्रोप्रिएट आइडिया हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर हम स्टेटमेंट को प्रॉपरली पढ़ेंगे, द यूएस इज ए, तो आप फर्स्ट स्टेटमेंट अगर ऐसे भी आइडेंटिफाई करेंगे, द यूएस इज ए टू इट्स बीइंग, ठीक है, ये स्टेटमेंट ऐसे ही इनवैलिड है, इसके साथ में तो पेयर नहीं होगा। फिर अगर आप सेकंड देखेंगे, द यूएस इज ए नेशन ऑफ इमिग्रेंट्स, इसका पॉसिबिलिटी है उसके साथ पेयर बनने का। यूएस एक ऐसा नेशन है इमिग्रेंट्स के लिए, यानी जो लोग जाना चाहते हैं वहां पे उनके लिए। फिर अगर आप इसको जोड़ेंगे, द यूएस इज ए इन द प्रेजेंट ग्लोबल ऑर्डर, द यूएस इज ए इन द प्रेजेंट ग्लोबल ऑर्डर, इज ए इन हम लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक है, द यूएस इज ए, ठीक है। उसके बाद इन, ये स्टेटमेंट फिर यहाँ पे रॉन्ग है। उसके बाद 4th को अगर इसको मैच करेंगे, द यूएस इज ए एंड अगेन, यहाँ पे इसका मीनिंग आइडेंटिफाई नहीं होता है, द यूएस इज ए, क्योंकि ये खुद इनकम्प्लीट लग रहा है, इज ए एंड ओ, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ होना चाहिए था, उसके बाद हम एंड को ऐड कर सकते थे। द यूएस इज ए नेशन ऑफ इमिग्रेंट्स, ये कहीं ना कहीं मेरा बी के साथ में मैच कर रहा है। द यूएस इज ए नेशन ऑफ इमिग्रेंट, यूएस जो एक ऐसा नेशन है इमिग्रेंट्स के लिए जो वहां जाना चाहते हैं। उसके बाद विल वर्क ऑन ऑप्शन डी, इन तीनों को हम चेक कर चुके हैं कि द यूएस ई ए के पास में पेयर नहीं बैठ रहा है, यानी 5 के साथ जो पहला पेयर मेरा बैठा वो बी है। अगर आप ऑप्शन को डायरेक्टली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि तुरंत सॉल्व करना है, तो हमको आंसर, ठीक है, यहाँ दिख रहा है बी जो है वो एक ऑप्शन है, लेकिन फिर भी आप चेक कर लीजिए, तुरंत डोंट जंप टू द कंक्लूजन कि बी ऑप्शन मिल गया यानी बाकी भी सही होगा, क्योंकि यहाँ एक ऑप्शन नन ऑफ द दीज भी है, ठीक है। तो नन ऑफ दीज मतलब हो सकता है यहाँ पे कुछ इंटरचेंज हो, प्रॉपर मीनिंग ना आ रहा हो या पेयर ना बना हो, तो इसीलिए इसको अच्छा से बारीकी से सॉल्व करके एक बार देख लीजिए। नाउ बी ऑप्शन हम देखें ना, आफ्टर बी यू कम टू डी ऑप्शन जो यहाँ पे दिया है, एंड ओज इट्स प्रीडोमिनेंट पोजीशन, फिर से द यूएस इज ए नेशन ऑफ इमिग्रेंट्स, इमिग्रेंट्स का नेशन है, एंड ओज इट्स प्रीडोमिनेंट पोजीशन, और अपना पोजीशन को एक्वायर करके रखा है, एंड ओज इट्स प्रीडोमिनेंट पोजीशन, ऑप्शन ए, टू इट्स बीइंग, एंड ओज इट्स प्रीडोमिनेंट पोजीशन। उसके बाद सी क्या है, इन द प्रेजेंट ग्लोबल ऑर्डर, अभी के प्रेजेंट ग्लोबल ऑर्डर में, एंड ऑप्शन ए, टू इट्स बीइंग एन ओपन सोसाइटी। फिर से इस स्टेटमेंट को पढ़ के देखिए, द यूएस इज ए नेशन ऑफ इमिग्रेंट्स, ये मेरा उसके बाद होगा, दैट इज बी, एंड ओज इट्स, डी ऑप्शन, एंड ओज इट्स प्रीडोमिनेंट पोजीशन, और अपना प्रीडोमिनेंट पोजीशन वो एक्वायर करता है, कैसे,
इन द प्रेजेंट, कहां पे, इन द प्रेजेंट ग्लोबल ऑर्डर, प्रेजेंट ग्लोबल ऑर्डर, अभी जो ग्लोबल मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड में, इन द प्रेजेंट ग्लोबल ऑर्डर टू इट्स बीइंग एन ओपन सोसाइटी, क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, सी के बाद टू इट्स बीइंग एन ओपन सोसाइटी, यानी पूरे ओपन सोसाइटी के लिए वो अपने आप को एक पोजीशन पे रखता है। द यूएस इज ए नेशन ऑफ इमिग्रेंट्स, फिर से इसको एक बार चेक कीजिए, द यूएस इज ए नेशन ऑफ इमिग्रेंट्स एंड ओज इट्स प्रीडोमिनेंट पोजीशन, अपना पोजीशन रखता है इन द प्रेजेंट ग्लोबल ऑर्डर, अभी के प्रेजेंट सिनेरियो में, टू इट्स बीइंग एन ओपन सोसाइटी, एक ओपन सोसाइटी के रूप में। ठीक है, तो जब हम इसको ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोप्रिएटली ज्यादा सॉल्व होगा और एलिमिनेशन इजी होगा। हम लोग एक एक एलिमिनेट करके भी यहां देखे थे, तो मेरा ऑप्शन 1, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी वहां पे मैच नहीं कर रहा था। ठीक है, विद दिस वी विल एंड द सेशन। थैंक यू वेरी मच।